5 साल की एक लड़की सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड करती है और कहती है कि उसके पापा को कुछ ना किया जाए। दरअसल उस लड़की के जो पिता है कश्मीर के रहने वाले हैं राकेश्वर सिंह, जो सीआरपीएफ में कोबरा कमांडर हैं। उनका जो कैंप होता है, दरअसल उनका जो एक जत्था था जो जा रहा होता है छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर और सुकमा जिला के बीच में गांव लगता है। गांव का नाम टेकल गोरा होता है। जैसे ही ये सीआरपीएफ के जवान जा रहे होते हैं, अचानक से नक्सली उस पर हमला कर देते हैं। और हमला कुछ इस तरह से होता है, इतना जबरदस्त होता है कि 22 जवान मौके पर शहीद हो जाते हैं। लगभग 35 जवान ऐसे होते हैं जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन जो कोबरा कमांडर है राकेश्वर सिंह मीना, दरअसल वो बेहोश हो जाते हैं और जब उसकी आंखें खुलती है तो पता चलता है कि वह नक्सलियों के कब्जे में है। लगभग 100 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है। प्रशासन इसीलिए पहल नहीं कर रहा था कि अगर उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि दबाव में आके नक्सली ने उसे मार ना दे। इसी बीच में एक पत्रकार होते हैं, स्वतंत्र पत्रकार, जिसका नाम मुकेश चंद्राकर होता है। मुकेश चंद्राकर प्रशासन से कहते हैं कि सर, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम अपने तरफ से कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो प्रशासन कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। तभी मुकेश चंद्राकर कुछ समाज सेवी कि जिम्मेदार लोगों को एक टीम बनाते हैं, लगभग 11 लोग होते हैं उसमें, और उस टीम के साथ वह जंगल में जाते हैं। और जंगल जाने के बाद अलग अलग इलाकों में, अलग अलग एरियो में उस नक्सलियों को तलाश करना शुरू कर देते हैं, जहां पे वो फौजी जो सीआरपीएफ के जवान हैं राकेश्वर सिंह, आखिरकार वो मिल जाते हैं। और तभी उस पत्रकार ने अपील किया और अपील करने के बाद कहा कि इन्हें छोड़ दो। उस नक्सलियों से कहते हैं जो 22 जवानों को शहीद कर चुके थे और 35 जवान को गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। ऐसी स्थिति में पत्रकार की अपील काम आती है और नक्सली कहते हैं कि ठीक है, तुम इसे ले जाओ। वो पत्रकार अपनी बाइक पे वो फौजी साहब को बैठाता है और बैठाने के बाद सीधे प्रशासन के हवाले कर देता है। कहता है कि साहब, ये सुरक्षित है, ठीक ठाक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल उस बच्ची ने जो अपील की थी, वो अपील इतनी ज्यादा मार्मिक थी कि मन कर रहा था कि अब कुछ भी हो जाए, जाना ही पड़ेगा। दरअसल उस पत्रकार की ये कहानी है। पत्रकार अब इस दुनिया में रहा नहीं, पत्रकार का कत्ल कर दिया गया। और कत्ल जब होता है तो इसकी गूंज चारों तरफ फैल जाती है, ना कि उस प्रदेश में, बल्कि सबसे ज्यादा याद आती है दिल्ली के उस पत्रकारों को। जब कभी नक्सलियों की रिपोर्टिंग करने का होता है, पत्रकारों का मौका मिलता था, तब मुकेश चंद्राकर को फोन करता था। जब किसी गरीब के साथ कुछ ऐसा वारदात होता था या गरीब को कोई लाभ चाहिए किसी तरह का, तो पत्रकार से कहता था कि सरकार से कह के कुछ लाभ दिलवा दो। वो पत्रकार जो प्रशासनिक के पास कोई दिक्कत परेशानी होती थी तो उस पत्रकार को याद किया जाता था। लेकिन वो पत्रकार अब रहा नहीं, तो अब किसको याद करेंगे। दरअसल आज की कहानी के सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो सबका प्रिय होता है, जो सबका प्यारा होता है, आखिरकार उसका भी कत्ल हो जाता है। इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी, आज इस कहानी के माध्यम से आज जानने की यही कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल, मैं जो आज की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है बीजापुर। बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2025 की शाम लगभग 7 बजे का आसपास का वाकया रहा होगा। पत्रकार जो स्वतंत्र पत्रकार हैं और किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल से भी जुड़े हुए भी थे, उन्हें भी कुछ खबरें वगैरह देते थे। और साथ ही जो देश भर का पत्रकार होता है उस इलाके में जो रिपोर्टिंग करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति है मुकेश चंद्राकर जो सब उसको मदद करता है। और इसी बीच में उसके पास एक फोन पहुंचता है। 1 जनवरी 2025 के शाम लगभग 7 बजे के आसपास वो एक व्यक्ति उसको बुलाता है, वो चले जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसे बहुत बार हो चुका है। घर वालों को तो इसके बारे में आदत पड़ चुकी थी, लेकिन घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे समय बीत रहा था, लेकिन मुकेश चंद्राकर का कोई पता नहीं चल रहा था। पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। मुकेश चंद्राकर की जो बड़े भाई होते हैं योगेश चंद्राकर, उनके पास जब खबर पहुंचती है कि तुम्हारा छोटा भाई
रात घर से गया था लेकिन वापस लौट के नहीं आया। अब ऐसी स्थिति में जो मुकेश चंद्राकर अब उसके सभी दोस्तों से बातचीत करते हैं, जहां जहां उठना बैठना था उसका, जहां जहां बातचीत करनी थी, जिस जिससे पूछ सकते थे सभी से बातचीत की जाती है, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं लगती है। अब ऐसी स्थिति में मुकेश चंद्राकर थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटना जरूर हुई है जिसकी वजह से भाई का कोई पता ही नहीं चल रहा है। भाई कम उसके बेटे के तरह रिक्वेस्ट मानते थे उसको। अब ऐसी स्थिति में जो उनका पता नहीं चल रहा था तो वो यूट्यूब पे लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद एक अपील करते हैं, सर्व समाज से अपील करते हैं, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो सीआरपीएफ का हो, हर वर्ग से वो अपील करते हैं और कहते हैं कि मेरा भाई 1 जनवरी 2025 के शाम 7 बजे से लापता है, उसका नंबर बंद आ रहा है, किसी ने अगर कोई देखा हो तो उसे पहुंचा दे। लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में अगला दिन निकल जाता है। अब इसके बाद पत्रकार ही अपने स्तर से मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, नंबर तो स्विच ऑफ हो चुका था, पुलिस तक बात पहुंचती है, गुमशुदगी दर्ज कर ली जाती है, लेकिन पुलिस ने जब गुमशुदगी देखा कि उसका लोकेशन आखिर कहाँ पे है तो पता चलता है कि घर के आसपास ही उसका लोकेशन है आखिरी। लेकिन पत्रकारों ने जब अपनी तरफ से कोशिश करना शुरू किया, जीमेल के मदद से जब पता किया गया कि आखिर उसकी अंतिम लोकेशन कहाँ पे है, जब ये अंतिम लोकेशन के बारे में पता चलता है तो बीजापुर शहर का एक इलाका लगता है चट्टानपारा बस्ती। दरअसल चट्टानपारा बस्ती के पास आखिरी लोकेशन पाया जाता है। तभी पत्रकार इकट्ठे होते हैं, सीधे एसपी जितेंद्र यादव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि साहब ये आखिर अंतिम लोकेशन चट्टानपारा के पास बस्ती है, वहां का दिखाई दे रहा है, आपको पुलिस भेजनी चाहिए। मुकदमा तो दर्ज ही था पहले से गुमशुदगी का, पुलिस अपने तरफ से प्रयास कर रही थी, प्रशासन के लोग प्रयास कर रहे थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं गंभीरता से ले रही थी, लेकिन जो पत्रकार थे अपने तरफ से वो काम कर रहे थे। पत्रकारों का एक गुट होता है और वो गुट सीधा एसपी पे दबाव बनाता है, तो उसे एसपी से वो उस लोकेशन पर, आखिरकार चट्टानपारा लोकेशन पर पत्रकारों के साथ पुलिस को भेजा जाता है। और वहां जाने के बाद जब पता चलता है कि एक ऐसा घर है जहां पे बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, वो उसमें ज्यादा लोग उसमें नहीं रहते हैं, कुछ खास अवसर पे भी यहाँ पे लोग आते जाते हैं। तभी पत्रकार कहते को हो ना हो, हमें वहाँ बैडमिंटन कोर्ट में भी जाके देखना चाहिए कि आखिरकार वहाँ पे उसका कोई लिंक तो नहीं है। अब पत्रकार वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जब अंदर जाके तलाशी ली जाती है तो पत्रकार का कहीं पता नहीं चलता है, यानी कि मुकेश कुमार का कोई पता नहीं चलता है। लेकिन एक पत्रकार का जो है नजर पड़ती है सेफ्टी टैंक पे, जो टॉयलेट वगैरह के लिए बनाया जाता है, उसे देखने के बाद कुछ अलग लग रहा था। वो जब किसी का सेफ्टी टैंक को पाटा जाता है, ढाला जाता है, बंद किया जाता है, तब उसके छोटे छोटे पार्ट बनाए जाते हैं ऊपर जो ढकने के लिए, ताकि जब कभी सफाई की जरूरत पड़ सके तो उसे एक हिस्से को निकाल कर उसको साफ किया जा सके। लेकिन जो पत्रकार ने कहा कि एक साथ पूरी तरह बंद है, इसमें से पानी निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है और अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं, आखिर ये माजरा क्या है। और उसमें जब 24 घंटे भी शायद उसको नहीं हुए थे जो उसका पठान किया जाता है, तो पूरे एक साथ उसको पठान किया जाता है। सारे पत्रकार मिलकर दिमाग लगाते हैं, तभी पत्रकार जिद पे अड़ जाते हैं कि सर एक काम करिए, इस सेफ्टी टैंक को आप तोड़वाइए और उसके देखिए कहीं इसके अंदर हमारा जो साथी है मुकेश चंद्राकर वो तो नहीं है। जब पुलिस पे दबाव बनाया जाता है, पत्रकार जब दबाव बनाते हैं तो आखिरकार पुलिस की मजबूरी बन जाती है और जब सेफ्टी टैंक के कुछ हिस्से को तोड़ा जाता है तो पता चलता है कि पत्रकार की लाश तो उसमें ही तैर रही थी। अब इतना था, अब ये मामला सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। हर किसी के जुबान पे मुकेश चंद्राकर की कहानी पहुंचने लगती है कि मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 के शाम को लापता हो जाते हैं और उनकी जो लाश है वो बैडमिंटन कोर्ट के परिसर में एक सेफ्टी टैंक बना हुआ था उसमें है। और आखिरकार उसकी हत्या क्यों की गई
इसी पर एक सवाल था, हर कोई जानने की में लगा हुआ था। तभी पत्रकारों को याद आता है कि ये जो इलाका है, जो ये घर है, ये दरअसल सुरेश चंद्राकर है। सुरेश चंद्राकर के अभी कुछ ही दिन पहले ही तो एक खबर प्रकाशित हुई थी। उनकी खबर प्रकाशित कुछ इस तरह की थी, लगभग 120 करोड़ रुपए की एक योजना थी जिसे सड़क का निर्माण करना था, लेकिन यह बताया जाता है कि सड़क का निर्माण ठीक तरह से हुआ नहीं। लगभग 90% जो राशि है जारी भी कर दी जाती है, और यही बात उस पत्रकार ने प्रकाशित कर दी। जब खबर चला दी तो उसके बाद हड़कंप मचना तो तय था। इतना हड़कंप मचता है कि सुरेश चंद्राकर को ये सीधे सीधे बोल दिया जाता है कि जो सड़क के लिए तुमको पैसे दिए गए हैं, इस सड़क को खत्म कराने के बाद तुम्हें फिर इसी पैसे से तुमको नई सड़क बनानी पड़ेगी। यानी कि 120 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। ठेकेदार को लगने लगता है कि शायद कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। यहीं से हत्या की साजिश रची जाती है, ये दावा किया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के बैडमिंटन कोच में एक सेफ्टी टैंक बना हुआ, उसी में उसकी लाश मिलती है। और जो पोस्टमार्टम के लिए इस लाश को भेजा जाता है तो पता चलता है कि पहले तो इसको गला दबाया गया और साथ ही उसके सीने पे, उसके पीठ पे वार किया गया है, भारी वार किया गया है, और साथ ही उनके सर में कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी गई। अब इसके बाद ये मामला वायरल होने लगता है, हर किसी के जुबान पे आने लगता है, तो लोग फिर ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री हो, सभी को मेन फ्रंट पे आना पड़ता है और ये बोलना पड़ता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, ये कहते हैं कि इसमें परिवार की आर्थिक रूप से मदद की जाए और जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम को खुलासा होना चाहिए। और साथ ही वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है ये कहने लगते हैं कि हर संभव जो भी हो सकेगा मदद किया जाएगा, और जो भी अपराधी होगा उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। आखिरकार पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेता है, उसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ याद आता है लोगों को कि लगभग 5 पत्रकारों की कुछ ही सालों में हत्या हो चुकी, जिसमें विनोद बख्शी हैं, मोहन राठौर हैं, नेवी चंद जैन है, साई रेड्डी है, और 5 में मुकेश चंद्राकर भी हो जाते हैं। हालांकि 1-2 जगह ऐसे भी थी जहां पे पत्रकार की हत्या हो जाती है और किसने हत्या की है सीबीआई जांच भी की जाती है, लेकिन पता नहीं चल पाता है। आखिरकार ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम को लेकर सबके जुबान पे एक बात चलने लगती है कि जो ठेकेदार है वो सरकारी ठेकेदार है, बड़ा ठेकेदार है। 23 दिसंबर 2021 को उसका शादी होता है, तो उसके शाही अंदाज में शादी होती है। उसकी पत्नी अपनी पत्नी को हेलीकॉप्टर से घर पे लेकर आता है। दरअसल वो व्यक्ति जो बताया जाता है कि वो कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है। अगर इस पत्रकार के बारे में बात की जाए तो ये घटनाक्रम होता है 11 नवंबर 2021 के PMGSY के जूनियर इंजीनियर होता है जिनका नाम होता है अजय लाकरा। अजय लाकरा के नक्सली अपहरण कर लेता है और अपहरण करने के बाद इन्हें कहीं ना कहीं छुपा दिया जाता है। लगभग 7 दिनों तक नक्सलियों के कब्जे में रहता है। उनके पत्नी प्रशासन के पास इसीलिए नहीं जा रही थी, उसको डर लग रहा था कि प्रशासन के लोग अगर पति को ढूंढने की कोशिश करेगा तो नक्सली ने इसके पति को मार दे, दबाव में आके मार ना दे। तो इसी पत्रकार के पास उसकी पत्नी पहुंचती है, यानी कि मुकेश चंद्राकर के पास, कि मेरा पति कई दिनों से लापता है, नक्सली ने उसे अपहरण कर लिया, आप मदद कर लीजिए। तब पत्रकारों का गुट लेके जंगल जंगल जाता है कि आखिरकार ये अजय लाकरा है कहाँ। तो 7 दिन बाद आखिरकार उसे ढूंढ लिया जाता है और एक जन अदालत लगती है और अदालत में ये नक्सलियों से अपील करती है कि ये इंजीनियर को छोड़ दीजिए। कहा जाता है कि जो पत्रकार कहता है तो छोड़ देता है, और जब अखबारों में प्रकाशित होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पत्रकारों की बात नक्सली इस तरह से मानती है। और साथ एक और पत्रकार होता है और ठेकेदार होता है इसी तरह का, और नक्सली उसकी हत्या कर देती है। जब हत्या करती है तो पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस पत्रकार की डेड बॉडी को लाया जा सके। तब मुकेश चंद्राकर हिम्मत जुटाते हैं, पिकअप ग्रहण करते हैं और उस लाश को कब्जे में लेते हैं जाने के बाद, और
जो पत्रकार होते हैं उसके घर वालों को सौंप देते हैं कि तुम इसका अंतिम संस्कार कर सकते हो। इस तरह के बीजापुर इलाके में मुकेश चंद्राकर की जो कहानी थी वो वायरल होती है। हर किसी के जुबान पे उस व्यक्ति का नाम होता है, जुबान पे उस व्यक्ति का नाम हो भी क्यों ना, क्योंकि गरीब लोगों के इंसाफ की बात करें तो खड़ा हो जाता है। साथ ही दिल्ली के पत्रकार अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो वहां खड़े हो जाते हैं, प्रशासनिक की अगर जरूरत पड़ती है तो ये खड़े हो जाते हैं, नक्सलियों को जब इस पत्रकार की जरूरत पड़ती है तो खड़े हो जाते हैं। यही नहीं, अगर इनके पास अगर इनका एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, इनकी दो कहानी जरूर मैं शेयर करूंगा। ये कहानी डाली हुई थी 12 अगस्त 2022 को, 5 मिनट लगभग 7 सेकंड का ये वीडियो होता है। नक्सली किस तरह से ध्वजारोहण करता है, अच्छे अच्छे पत्रकार को भी जो नक्सलियों के बीच में जाके, बंदूकों के बीच में जाके रिपोर्टिंग कर सके, लेकिन ये पत्रकार ऐसा था, जाता था रिपोर्टिंग करता था। यही नहीं, अगले दिन यानी कि 13 अगस्त 2022 को एक वीडियो 6 मिनट 50 सेकंड का एक वीडियो था। बस्तर के जंगल में किस तरह कैंप लगा के रहते हैं, उनके हथियार भी दिखाए गए, उनकी चीजें तक दिखाई गई, यानी कि उन्हें नक्सलियों को कोई एतराज नहीं हुआ। प्रशासन को भी लगता है कि इतना मध्यस्थ व्यक्ति है जो सभी की दिक्कत में, परेशानी में आ जाता है। अब वो लेकिन इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारा ने हत्या, क्योंकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, विशेष टीम इसके लिए बनाई गई है। हत्यारे जो भी होंगे, मुख्यमंत्री का कहना है कि उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हत्यारे जरूर जेल पहुंच जाएंगे। लेकिन मुकेश चंद्राकर जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, ऐसे लोग मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो वाकई में एक सबका प्रिय, सबका चाहता। उनको कौन मार सकता है, क्यों मार सकता है? दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना है।